हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हमारा चैप्टर है। इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, जिसमें हमने पढ़ा लास्ट टाइम जो है एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर पढ़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूडिंग सारा स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में भी पढ़ लिया। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो आइए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। The end product of digestion pass through the intestine mucosa into the blood or lymph। जो भी हमारे फूड मटेरियल सब्सटेंसेस जो है डाइजेस्ट होते हैं, वो फाइनली हमारे विलाई और माइक्रो विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और फर्दर इनको ब्लड या लिम्फ वेसल्स में भेज दिया जाता है। ये ब्लड या लिम्फ वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जो हमारा ग्लूकोज होता है और प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स, ये एब्जॉर्ब किया जाता है आपके ब्लड वेसल के द्वारा। एंड जो फैट होता है आपका, ये एब्जॉर्ब किया जाता है आपके लिम्फ वेसल के द्वारा। And glucose and amino acids are absorbed by the blood vessels and fat are absorbed by the lymph vessel by simple diffusion. Monosaccharides like the glucose, galactose, amino acids, some of the electrolytes like the chloride, ion, etc. तो इनका सिंपल डिफ्यूजन होता है। अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये डिफ्यूज करते हैं, और इनका जो डिफ्यूजन होता है वो पैसिव होता है। दैट मीन्स इनमें एनर्जी नहीं खर्च होती है। तो आप ध्यान रखेंगे, मोनोसेक्राइड दैट इज ग्लूकोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड्स, इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है? पैसिव होता है। सिंपल डिफ्यूजन होता है। सिंपल डिफ्यूजन जो होता है अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करते हैं। दूसरा है बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड का मतलब होता है किसी की मदद से। इसके लिए कोई कैरियर मॉलिक्यूल या आयन या प्रोटीन नेसेसरी होता है, उसी की मदद से जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है। फ्रक्टोज, सम अमीनो एसिड्स विद द हेल्प ऑफ द कैरियर आयन लाइक द सोडियम। तो इनका जो है फ्रक्टोज का और कुछ अमीनो एसिड्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारे कैरियर आयन की मदद से होता है। मेनली कैरियर आयन का काम जो है सोडियम जैसे करता है, तो इसकी मदद से होता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा। दैट इज फ्रॉम द लोअर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन टू हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल आपका मूव करेगा। Substances absorbed by the active transport are glucose, amino acids, and electrolyte like the sodium, ion, etc. तो कुछ सब्सटेंसेस, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पिछली बार मैंने पैसिव बता दिया था, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। दैट मीन्स इनके ट्रांसपोर्ट में एनर्जी कंज्यूम होती है। ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होते हैं। और कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम, इनके ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे सेल की मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर एंजाइमेटिक प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि कैरियर आयन या मॉलिक्यूल का काम करते हैं। जैसे ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम जो होते हैं ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही इनसे आकर के बाइंड करता है, और देन ये अपनी जगह पर 180 डिग्री रोटेट हो जाते हैं। तो इस मैकेनिज्म के द्वारा ये मटेरियल या सब्सटेंसेस को सेल के अंदर या अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं।
Fatty acid and glycerol are insoluble and cannot be absorbed into the blood directly. फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं ये वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं, दैट मीन्स इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डायरेक्टली नहीं हो सकता है, तो इस वजह से ये ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं। इनका एब्जॉर्प्शन जो होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन जो होता है ये आपका लिम्फ वेसल करता है। They are first converted into the micelles, which then move into the intestinal mucosa. तो सबसे पहले ये मिसल्स के फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं और मिसल्स जो होते हैं ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। आइए इनका हम ट्रांसपोर्ट एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं। देखिए फैट का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देखिए सबसे पहले जो इमल्सिफाइड फैट होता है, अब इमल्सिफाइड फैट क्या होता है देखेंगे। जब फैट जो है आपका बाइल साल्ट से रिएक्ट करता है, यानी बाइल साल्ट जो होता है फैट का डिग्रेडेशन कर देता है, तोड़ देता है, देन इट इज नोन एज द इमल्सिफाइड फैट। इस इमल्सिफाइड फैट का फर्दर जो डाइजेशन होता है वो पैंक्रियाटिक लाइपेज की मदद से होता है। पैंक्रियाटिक लाइपेज से की मदद से इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसमें 1/3 का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है और बाकी 2/3 जो फैट होता है हमारा ये मोनो एंड डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है, और 1/3 जो फैट होता है वो उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है और ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। देन ये इंटेस्टाइनल सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिसमें से मोनो एंड डाइग्लिसराइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव होता है, और जबकि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो पैसिव होता है, दैट मीन्स इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है। फिर मोनो एंड डाइग्लिसराइड, यहाँ पर मोनो और डाई ग्लिसराइड जो होते हैं इनका जो ब्रेकडाउन होता है वो इंटेस्टाइनल लाइपेज की मदद से होता है। इंटेस्टाइनल लाइपेज इसको ब्रेक कर देता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, और यहाँ से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है एब्जॉर्ब किए गए थे। अब यहाँ से फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल मिल करके एक ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करते हैं।
ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड के ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग आ जाती है, देन ट्राइग्लिसराइड इज चेंजेज इनटू काइलोमाइक्रॉन। ट्राइग्लिसराइड जो है आपका किस में चेंज हो जाएगा? काइलोमाइक्रॉन में। अब ये काइलोमाइक्रॉन जो होता है, इस इसके बगल प्रेजेंट जो लिम्फ वेसल होती है, लिम्फ वेसल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब ये काइलो माइक्रोन जो है आपके लिम्फ वेसल में पहुंचती हैं तो इनको हम बोलते हैं काइल, जिसका कलर जो होता है ये मिल्की व्हाइट होता है। तो जो आपके विलाई के अंदर एक सिंगल लिम्फ वेसल पाई जाती है, जो सिंगल लिम्फ वेसल पाई जाती है, इसको हम टर्म देते हैं लैक्टियल। लैक्टो टर्म जो है वो दूध के लिए यूज किया जाता है, तो ये इसका जो कलर होता है वो दूधिया सफेद होता है, दूध के जैसा सफेद होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द लैक्टियल। इस तरह से आपके बॉडी में फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। In the intestinal cells, they are converted into very small protein-coated fat globules called the chylomicron. अभी मैंने आपको बताया कि इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये काइलोमाइक्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड के ऊपर जब एक प्रोटीन की कोटिंग आ जाती है तो उस मॉलिक्यूल को हम काइलोमाइक्रॉन बोलते हैं। Which are transported into the lacteals. Lacteals are the single lymph vessel that is present in the villi. विलाई के अंदर एक सिंगल लिम्फ वेसल पाई जाती है, उसको हम लैक्टियल बोलते हैं। ऑफ द विलाई बाय द एक्जोसाइटोसिस। lymph vessel carry chylomicron into the blood stream through the left subclavian vein via the thoracic duct. तो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन जो होती है वो हमारे क्लेविकल के नीचे से पास होती है। क्लेविकल या हम कॉलर बोन बोलते हैं, स्टर्नम के साइड से हमारे दोनों शोल्डर्स तक गई हुई होती हैं, नेक रीजन में कॉलर बोन बोलते हैं इनको। तो इसी के नीचे से ये वेन पास होती है, तो ये इसी के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं थोरेसिक डक्ट तक। Chylomicron are broken down to fatty acid and glycerol by the action of enzyme lipoprotein lipase present in the endothelial wall of walls, and they diffuse into the adipocytes of the adipose tissue and liver for the storage as the natural fat. Then ये chylomicron जो है इनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में ब्रेक कर दिया जाता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज की प्रेजेंस में। फिर ये एंडोथेलियल सेल्स तक पहुंचती हैं और वहां से ये एडिपोसाइट्स में जाकर स्टोर कर ली जाती हैं। एडिपोसाइट्स में यानी फैट स्टोरिंग सेल्स जो होती हैं उनको एडिपोज टिश्यू या एडिपोज सेल बोलते हैं, तो उसके अंदर स्टोर कर ली जाती हैं। और हमारे कुछ अमाउंट जो फैट का है वो हमारे लीवर के अराउंड जो है स्टोर किया जाता है। एक समरी में हम देख लेते हैं कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट में किस किस फूड पार्ट का डाइजेशन होता है। तो पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, पहला है माउथ। माउथ में क्या एब्जॉर्ब होता है? सर्टेन ड्रग्स coming in contact with the mucosa of the mouth and lower surface of the tongue are absorbed into the blood capillaries lining them. तो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जैसे सॉर्बिटॉल होता है। सॉर्बिटॉल जो होता है ये हमारे बक्कल कैविटी से ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बक्कल कैविटी में लोअर साइड ऑफ द टंग से डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। स्टमक में देखेंगे फूड के किस पार्ट का एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर, सिंपल शुगर एंड एल्कोहल।
Small intestine, that is principal organ for the absorption of nutrients. Glucose, fructose, galactose and amino acids are absorbed into the blood. तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के मैक्सिमम पार्ट का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, एटसेट्रा. फैटी एसिड एंड इनटू द लैक्टियल. लैक्टियल जो होती है ये सिंगल लिम्फ वेसल होता है. सिंगल लिम्फ वेसल प्रेजेंट इन स्मॉल sorry present in villi. तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है डिओडिनम, जेजुनम और इलियम रीजन तक मिलियंस ऑफ विलाई प्रेजेंट होती हैं. उनके ऊपर जो है माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. तो उन्हीं विलाई के अंदर एक सिंगल लिम्फ सेल पाई जाती है जिसको हम लैक्टियल बोलते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन में देखेंगे फूड के किस पार्ट का डाइजेशन होगा, वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग. कोई भी फूड सब्सटेंस जो है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है. फूड के सभी कंपोनेंट्स का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. नेक्स्ट देखेंगे एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन. तो देखेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस बाय द टिश्यू इज कॉल्ड द एसिमिलेशन. जो भी फूड सब्सटेंसेस हम एब्जॉर्ब करते हैं वो हमारे टिश्यू के द्वारा यूज कर लिया जाता है. तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन. नेक्स्ट प्रोसेस है डेफिकेशन. डेफिकेशन का मतलब होता है जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसका बॉडी से बाहर रिमूवल जो है डेफिकेशन कहलाता है. डाइजेस्टिव वेस्ट सीन एज फीसेस, फीकल मैटर कहलाता है. इन द रेक्टम initiate a neural reflex causing an urge or desire for its removal. तो जब जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है जब हमारे रेक्टम के अंदर स्टोर होते रहता है तो एक समय के बाद ये कि न्यूरल स्टिमुलस जनरेट करता है जिसकी वजह से हमको डेफिकेशन की फीलिंग आती है और तब हम उसको बॉडी से बाहर रिमूव करने के लिए जाते हैं. नेक्स्ट देखेंगे इजेक्शन ऑफ फीसेस to the outside through the anal opening is a voluntary process and it is carried out by mass peristalsis movement. तो जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसको हम अपनी इच्छा के अनुसार जो है अपने बॉडी से बाहर रिमूव करने के लिए जाते हैं. तो इस वजह से ये एक वॉलंटरी प्रोसेस कहलाता है.
फीसेस इज इजेस्टेड टू आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग। जो फीकल मैटर होता है वो हमारे बॉडी से बाहर एनल ओपनिंग के द्वारा जो है बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस देखेंगे, हिंदी में इसको क्रमाकुंचन बोलते हैं। दैट मीन्स जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का मूवमेंट होता है, एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं। पेरिस्टालसिस स्टार्ट फ्रॉम द इसोफेगस एंड कंटिन्यूज अप टू रेक्टम। रेक्टम में लीस्ट पेरिस्टालसिस होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सबसे कम पेरिस्टालसिस जो होती है वो हमारे रेक्टम में होती है, लीस्ट पेरिस्टालसिस होता है। और पेरिस्टालसिस के स्टार्ट्स इसोफेगस पे होता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से ही हमारा फूड जो है आगे की तरफ पास हो पाता है। पेरिस्टालसिस इज स्लो इन द इंटेस्टाइन, बहुत ही धीमी गति से होता है। पेरिस्टालसिस इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन, अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैकेनिकल डाइजेशन में चिविंग भी आता है। चिविंग ऑफ फूड इज आल्सो अ मैकेनिकल प्रोसेस। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है डाइजेशन जो है किस तरह का प्रोसेस है, तो आप बताएंगे मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, ये पीएनएस होता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ गट पेरिस्टालसिस। तो हमारे गट का जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। दैट मीन्स ये एएनएस की ब्रांच होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ब्रांच होती है। इसमें आता है एसएनएस और पीएनएस आता है। दैट मीन्स सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम होता है या नर्वस सिस्टम होता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, ये हमारे पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कंट्रोल करता है। दैट इज अ टाइप ऑफ इनवॉलंटरी मूवमेंट, क्योंकि ये टाइप है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, तो ये हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करते हैं। ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं जो सेल्फ रेगुलेटरी होता है। एक टर्म होता है रिवर्स पेरिस्टालसिस, जब फूड जो है वापस आ जाए फिर से, तो रिवर्स पेरिस्टालसिस देखेंगे। इन द स्टमक प्रोड्यूसेस द ओमिटिंग। अगर हमारे स्टमक में रिवर्स पेरिस्टालसिस हो जाती है तो रिवर्स पेरिस्टालसिस में जो हमारा फूड है वो रीगेजिटेट करता है और दोबारा हमारे स्टमक से हमारे माउथ या बकल कैविटी में आ जाता है, जिसको हम ओमिटिंग बोलते हैं, उल्टी करना बोलते हैं। ये प्रोसेस जो है कैटल्स में भी पाया जाता है, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, रुमिनेटिंग एनिमल्स होते हैं। चूंकि वो फूड को जब खा लेते हैं तो उनका स्टमक और इसोफेगस दोनों स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है, जिसको ये दोबारा
रिवर्स पेरिस्टालसिस मेथड के द्वारा जो है अपने बकल कैविटी में लाते हैं और उसको च्यू करते हैं, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ता है और माइक्रोबियल डाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। हम देखेंगे कुछ डिसऑर्डर हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। Most common disorder is inflammation of the intestinal tract due to bacterial and viral infection। तो सबसे कॉमन जो डिजीज है वो इन्फ्लेमेशन है, दैट मीन स्वेलिंग। हमारे आंत में या हमारे एलिमेंट्री कैनाल में स्वेलिंग आ जाती है बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से। पैरासाइट लाइक द टेपवर्म, जैसे टीनिया सोलियम होता है, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है। राउंड वर्म दैट इज एस्केरिस, ये डिजीज कॉज करता है एस्केरियासिस। हेलमिंथिक डिजीज कॉज करता है। थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म। पिन वर्म को जो है हम कॉमनली चुन्ना भी बोलते हैं। एनसाइक्लोस्टोमा होता है जो एनल इचिंग कॉज करता है, एटसेट्रा। कॉजेज इन्फेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो ये सभी पैरासाइट जो होते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल के पैरासाइट होते हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट डिजीज है हमारे पास जॉन्डिस। जॉन्डिस या सिकोपीलिया भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में। इसमें देखेंगे क्या होता है, लिवर इज अफेक्टेड। इसमें सबसे पहले काम होता है, लिवर जो होता है आपका अफेक्टेड हो जाता है, एंड स्किन एंड आई बिकम्स येलो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट में आप पढ़ते हैं कि आपके पास दो तरह के बाइल पिगमेंट होते हैं, एक होता है बिलीरुबिन और दूसरा होता है बिलीवर्डिन, और एक होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो होता है ये आपका येलो कलर का पिगमेंट होता है, और 0.5 to 1 ग्राम पर 100 ml ब्लड इसका अमाउंट होता है। अगर ये इससे ज्यादा पाया जाता है तो उस कंडीशन में इसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। सॉरी, मिलीग्राम होता है। नेक्स्ट है वोमिटिंग। जब हमारे स्टमक का कंटेंट
हमारे बक्कल कैविटी या माउथ के थ्रू जो है बाहर आ जाता है, उस कंडीशन को हम वोमिटिंग बोलते हैं। इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। जो हमारे स्टमक का कंटेंट होता है जब हमारे माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है तो उसी को हम वोमिटिंग बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाय वोमिटिंग सेंटर इन मेड्यूला। अंडरलाइन कर लीजिएगा, वोमिटिंग सेंटर जो होता है वो हमारे मेड्यूला में सिचुएटेड होता है। अ फीलिंग ऑफ नौसिया प्रीसीड्स द वोमिटिंग। जो वोमिटिंग से पहले मिचली आती है उस कंडीशन को हम नौसिया बोलते हैं। ठीक है, मतलब जब फील होता है कि वोमिट होने वाला है तो उस कंडीशन को हम नौसिया बोलते हैं। नेक्स्ट डिजीज है डायरिया। Abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of the fecal discharge is known as diarrhea। जब बावेल मूवमेंट बढ़ जाए, फ्रिक्वेंट फीकल डिस्चार्ज हो, मतलब बार बार पास आउट करने के लिए जाना पड़ता हो और हमारे फीकल मैटर में वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा पाया जाता हो, तो उस कंडीशन को हम डायरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। दैट मीन्स बार बार डेफिकेशन की फीलिंग आना कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम एज बावेल मूवमेंट आर इरेगुलर। तो इस केस में जो फीकल मैटर होता है ये हमारे रेक्टम में ही रहता है और बार बार हमको फीलिंग आती है कि हमको डेफिकेशन के लिए जाना चाहिए, बट पास आउट नहीं होता है। इनडाइजेशन दैट इज इम्प्रॉपर फूड डाइजेशन, मतलब फूड अगर आपका प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसको इनडाइजेशन बोलते हैं। फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस। इससे आपको लगेगा कि आपका स्टमक यानी कि पेट जो है आपका भरा हुआ है, और उस केस में जो है हम इनडाइजेशन बोलते हैं। ये क्यों होता है? इनटेक ऑफ स्पाइसी फूड, एंजाइटी, कोई घबराहट है या आपने बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा लिया या फिर आपने नॉनवेज का यूज ज्यादा कर लिया, तो उस केस में ऐसा फील होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। देख लीजिएगा, इसको पीईएम बोलते हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, जिसमें प्रोटीन और एनर्जी की कमी हो जाए। इट इंक्लूड्स क्वासरकोर एंड मेरेस्मस। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इसमें दो डिजीज आ जाती हैं, एक को हम बोलते हैं क्वासरकोर और एक है हमारा मेरेस्मस। इफ प्रोटीन इंटेक इज डिफिशिएंट इन स्पाइट ऑफ नॉर्मल कैलोरिक इंटेक इट लीड टू द क्वासरकोर। अगर सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रही है और कैलोरीज उसको भरपूर मात्रा में मिल रही हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट उसको प्रॉपर अमाउंट में प्रचुर मात्रा में मिल रहा है बट उसको प्रोटीन कम मिल रहा है, तो उस डिजीज को हम बोलते हैं क्वासरकोर। क्वासरकोर इंडिकेटेड बाय इडिमा, इनलार्ज लिवर। तो एडिमा हो जाएगा, लिवर का साइज बढ़ जाएगा, दैट इज हिपेटोमेगेली बोलते हैं। एनोरेक्सिया दैट इज लैक ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। डिस्टेंटेड एब्डोमेन, पेट जो है वो फूला हुआ रहेगा, जिसको पॉट बेली बोलते हैं, मतलब बर्तन की तरह पेट बाहर निकल रहेगा। थिन लिम्ब, हाथ पैर पतले पतले होंगे। रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन, तो ब्रेन और बॉडी दोनों का डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगा। प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो एंगवन में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटीन। कैलोरीज अंडर न्यूट्रिशन, सीवियर माल न्यूट्रिशन एंड एनर्जी। तो प्रोटीन कैलोरी अंडर न्यूट्रिशन जो है, जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाए, तो सीवियर माल न्यूट्रिशन
एंड एनर्जी डिफिशियंसी बोलते हैं, लीड टू द मेरेस्मस। इस केस में जो है पेशेंट को मेरेस्मस डिजीज हो जाती है। प्रोलॉन्ग स्टारवेशन रिजल्ट इनटू डेफिकेशन ऑफ द प्रोटीन एंड कैलोरीज लीडिंग टू द मेरेस्मस। बहुत लंबे समय तक स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, मतलब बहुत लंबे समय से अगर कोई कुछ खाया ना हो तो उसको बोलेंगे स्टारवेशन की कंडीशन में। तो बहुत लंबे समय से अगर कोई स्टारवेशन की कंडीशन में है तो उसके बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाती है, तो उस वजह से उसको मेरेस्मस हो जाता है। मेरेस्मस इज इंडिकेटेड बाई एक्सटेंसिव टिश्यू एंड मसल वेस्टिंग। तो इस केस में क्या होगा, हमारे बॉडी की मसल्स और टिश्यू जो होंगे वो लॉस हो जाएंगी। ड्राई एंड लूज स्किन, स्किन काफी लूज होगी और ड्राई होगी। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यू या कैलोरिक वैल्यू बोलते हैं, मतलब किस फूड सब्सटेंस का कितना कैलोरीफिक वैल्यू है, दैट मीन्स उससे हमको कितनी एनर्जी मिलती है, इसके बारे में आइए जान लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द कैलोरिक वैल्यू। देखेंगे, कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट in bomb calorimeter in laboratory yields 4.1 kilocalorie. This is called the calorific value of carbohydrate. तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का के कंबशन से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है बॉम्ब कैलोरीमीटर में, उसको उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को बर्न करने पर हमको 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट की जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम of carbohydrate yield 4 kilocalorie on the oxidation in the body, and it is collected by physiological fuel value. Comparison of calorific and physiological fuel value। तो न्यूट्रिएंट दिए हैं, यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू दिया है, यहाँ फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू दिया हुआ है। तो देखेंगे जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमको 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, तो इसकी ओवरऑल फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू जो होगी वो 4 किलो कैलोरी के आसपास होती है। प्रोटीन 5.65 किलो कैलोरी होती है एंड फैट की 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है। तो मेनली आप कैलोरीफिक वैल्यू याद रखेंगे, फिजियोलॉजिकल वैल्यू इतना आपसे नहीं पूछा जाता है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की 4.1, प्रोटीन की 5.65 एंड फैट की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 45 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है। उसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है।